नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि बजाज फिनसर्व इंडिया के एक सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी है और सबसे बड़ा एनबीएफसी है। और इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से मुझे एक मतलब ट्रेड मिला और वो ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले वो ट्रेड के पैटर्न्स को मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे क्या हुआ, लंबा एक जर्नी होने के बाद, एक बहुत लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी लगातार क्या कर रहा था, एक डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था। और डाउन साइड में ट्रेड करने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्रांगली क्या बना, एक ट्रायंगल पैटर्न बना। और इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा था, ऊपर नीचे करके एक ही अंदर काम कर रहा था और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और जब भी ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, जब भी इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट किए और उसके बाद रिटेस्ट करके ऊपर ही कंटिन्यू कर रहा है और 200 डेज ईएमए के ऊपर ही कंटिन्यू कर रहा है, तब एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो गया। वो पैटर्न्स किस तरीके से बना आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल और उसके बाद फिर से एक हैंडल। मतलब एक बार कप के बाद दो बार हैंडल बन चुके हैं। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जब भी कोई ट्रेड के ऊपर मुझे एक बार कप के बाद दो बार तीन बार हैंडल पैटर्न देखने को मिलता है तो मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिल जाते हैं कि वहाँ पे मैं ट्रेड जरूर लूंगा। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से हैंडल बार बार बनने का मतलब है कि सेलर जितना सेल करना चाहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बायर एक्टिव है, तो उसको नीचे नहीं लेके जाने दे रहा है, वो ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऊपर तो गया, तो नीचे क्यों आ गया? देखिए मार्केट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी ब्रेकआउट करेगा तो वो फटाफट ऊपर ही चला जाएगा। तो मैंने जब ट्रेड लिया, ट्रेड किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, एक्चुअली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो जब भी ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ इसके बाद देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करके क्या किया, यहाँ पे नीचे आए और नीचे आने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट किया। और जब भी रिटेस्ट किया अभी देखिए 200 डेज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहे, बार बार उसी लेवल को टच करके वो ऊपर जा रहा है। मतलब यहाँ से वो रीब्रेक करने का कोशिश करेंगे। अभी देखिए निफ्टी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो मार्केट में एक बुल रन तो देखने को मिल ही चुके हैं। तो जब मार्केट बुल रन में है तो अच्छा खासा तो ग्रोथ तो देखने को मिल जाएगा, मिलने का चांसेस भी है। तो अगर रीबैक करे, यहाँ से कंपनी रीबैक करे तो कहाँ तक मेरा टारगेट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो मैं टारगेट खुद के लिए लेकर रखा हूँ 2109। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा खुद के पैटर्न्स, जिस तरीके से मैंने पैटर्न्स को एनालिसिस किया उसी पैटर्न के बेसिस में जो कप बना इस यहाँ पे, उसी कप को मैं साइज ऊपर बिठा दिया, रेंज को मार्किंग कर दिया। तो 27% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैंने बजाज फिनसर्व के ऊपर मैंने ट्रेड इस बेसिस में लिया। बाकी आप किस तरीके से इस कंपनी को सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के ऊपर ट्रेड मैंने सिर्फ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बेसिस में नहीं लिया, कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल भी देख लिया। जैसे कंपनी का एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का पी रेशियो, अगर मैं एवरेज पी रेशियो देखूं तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 70 और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 30 के आसपास। कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना आ रहा है, 39। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन अभी सस्ता हुआ है। और उसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो सेल्स देखिए 21,700 से 29,000 करोड़ तक आपको सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस 13,900 करोड़ से 18,000 करोड़ बना। और उसके साथ साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 3,300 करोड़ से 4,000 करोड़ तक बना। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिला। तो जहाँ पे कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ किया, क्या उस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा जब मेरा ट्रेड बना है। और बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है एशियन पेंट। देखिए एशियन पेंट के ऊपर बहुत सारे लोगों का डाउट्स है कि एशियन पेंट सर लगातार गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या एशियन पेंट खराब हो गया, कि एशियन पेंट का बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि एशियन पेंट इंडिया के नहीं, एशिया के भी टॉप रैंकिंग में है और वर्ल्ड के भी टॉप रैंकिंग में है। अराउंड 7 नंबर रैंकिंग में वर्ल्ड में है। तो एशियन पेंट कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, पहले ये बात को समझ लेना। और एशियन पेंट्स 80 इयर्स पुराना कंपनी है। तो पुराना कंपनी मतलब 80 इयर्स पुराना कंपनी है। और सोचिए इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ अलग लेवल का है। क्योंकि कंपनी के जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं उसके लिए बता दूं, कंपनी के सबसे पहले पी रेशियो दिखा दूं, एक टाइम पी रेशियो चला गया था 119।
तो लगातार जो एशियन पेंट के ऊपर गिरावट हो रहा है उसके पीछे कारण है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था। ठीक है, कोविड के बाद कंपनी के ऊपर एक धमाका हुआ था और उसके बाद देखिए लगातार पी रेशियो गिरते चले जा रहे हैं और पी रेशियो वही लेवल तक आ चुके हैं जो कंपनी के कोविड के टाइम में पी रेशियो था। तो कोविड के टाइम में पी रेशियो कितना था? 53। और आज पी रेशियो कितना है? करीबन 49। मतलब कंपनी का पी रेशियो बहुत सस्ता हो चुके हैं। 76 से 49 बना। तो कंपनीज के ऊपर शानदार तरीके से यहाँ पे वैल्यूएशन कम हुआ। उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए वही लेवल में आ चुके हैं जो कंपनी के कोविड के टाइम में था। तो कोविड के टाइम में इसका प्राइस टू बुक वैल्यू था करीबन करीबन 15 रुपीज के आसपास और आज कितना है? आज भी 16 के आसपास है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ता हो चुके हैं और कंपनी का प्राइस भी सस्ता हो चुके हैं। तो यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं हमेशा लार्ज के ब्लू चिप टाइप कंपनी को वो तब निवेश करता हूँ, तब मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करता हूँ जब टॉप लेवल से मैं ध्यान से इस चीज को सुनिएगा। टॉप लेवल से अगर 20% करेक्शन हो तो यहाँ पे तो 22% करेक्शन हो चुके हैं। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के ऊपर खरीदारी करने का। तो बाकी आप तो समझदार है, समझदारी से काम लीजिए क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी ले चुका हूँ। शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और ब्रेकआउट भी हुआ और ऊपर गया। देखिए प्रीवियस जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस को फेस किया, उसके बाद बिग फॉल देखने को मिला। तो मेरा एंट्री ऑब्वियसली यहाँ पे है और मैंने फिर से कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऑब्वियसली एडिंग कर चुका हूँ क्योंकि मुझे 20% करेक्शन देखने को मिला। तो मैंने माल नहीं बेचा, ऐसे नहीं कि मैंने लॉस लिया, बिल्कुल लॉस नहीं लूंगा। क्योंकि लॉस क्यों लूँ? क्योंकि इतने बड़े कंपनी है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी कितना शानदार, आप देख लीजिए। कंपनी का पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स का कम हुआ? बिल्कुल नहीं, सेल्स अच्छा खासा है। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से 1400 करोड़ तक बना। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो क्या कंपनी के ऊपर मैं डर कर माल बेच दूं? बिल्कुल नहीं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से दोबारा नहीं मिलेगा। जब टॉप लेवल से कोई भी लार्ज कैप कंपनी 20% करेक्शन हो तो इसका मतलब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी वो आपको दे रहा है। तो देखिए मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से काम करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ चलो इसको बाई करो उसको सेल करो, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको करना है तो सारी चीज़ों को एनालिसिस करके करिए क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन को आप डायरेक्टली मत लेना, आप उस ओपिनियन को पहले पहले वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। तो देखिए कंपनी के रिजर्व भी इस बार हाईएस्ट रिजर्व देखने को मिला। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पास कर्जा है। कितना कर्जा है? 2300 करोड़। और मजेदार बात क्या है आप जानते हैं? इस कंपनी की जो कर्जा है उससे मतलब 758 करोड़ कंपनी के हाथ में क्या है? कैश है। और कंपनी का ट्रेड कितना इससे हुआ? 4400 करोड़। मतलब जो कंपनी कर्जा लिया उस कर्जे को कंपनी इजीली मिटा सकते हैं क्योंकि हाथ में फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है और रिजर्व भी अच्छा खासा है। तो जो मैंने यहाँ पे टेल लिया और टेल लेने के बाद यहाँ पे बिग फॉल देखने को मिला, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फिर से मुझे यहाँ पे मिला है। जो इसका प्रीवियस जो लो था, मतलब प्रीवियस जो इसका यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे जो कप का जो लो है उसी लो तक आने का चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली एंट्री ले चुका हूँ 20% करेक्शन होने के बाद। तो मैं देखूंगा अभी क्या होने वाला है, और भी अगर करेक्शन हो तो और भी कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, कितना टाइम लगे लगने दीजिए। बाकी इस कंपनी एक नेक्स्ट कुछ टाइम में आपको अच्छा खासा धमाका जरूर दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एक्सिस बैंक। देखिए बैंकिंग सेक्टर में जितने सारे प्राइवेट बैंक है वो सारे बैंक के ऊपर धीरे धीरे करके ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि बैंक जिस तरीके से निफ्टी सेंसेक्स लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करते चले जा रहे हैं उस तरीके से बैंक्स अभी तक हाई लाइफ टाइम हाई तक पहुंच नहीं पाया। क्योंकि बैंक में बहुत ज़्यादा अभी भी प्रेशराइज है क्योंकि सामने इलेक्शन भी है और इलेक्शन के टाइम में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड देखने को मिल जाता है। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा प्रेशराइज बैंक के ऊपर हो जाते हैं, बैंक और एनबीएफसी के ऊपर। तो इसलिए आप देखेंगे तो एनबीएफसी और बैंक जितने सारे कंपनीज है तो उसमें थोड़ा सा प्रेशराइज है। हाँ, गवर्नमेंट बैंक बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट जब इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट बैंकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन बहुत सारा नया प्रोजेक्ट वो इलेक्शन के टाइम में लॉन्च कर देते हैं। तो उस टाइम में डायरेक्टली गवर्नमेंट बैंक का ही फायदा होता है। तो आपको मैं दो दो कंपनीज को मैंने टेट ऑलरेडी 3 कंपनीज के ऊपर मैंने टेट ले चुका था और मुझे टारगेट भी मिला है। पंजाब बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अभी भी ट्रेड रनिंग है और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीनों में प्राइवेट पीएसयू बैंक के ऊपर ट्रेड लिया था। और प्राइवेट बैंक के ऊपर मेरा 2 ट्रेड है एक्चुअली, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर और एक्सिस बैंक के ऊपर। तो एक्सिस बैंक के ऊपर मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपको बता दूं। ट्रेड ऑब्वियसली मेरा टारगेट अचीव हो चुके हैं। यहाँ पे क्या बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था।
फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए टारगेट को अचीव किया। तो बहुत बेस्ट तरीके से टारगेट को अचीव किया और देखिए अचीव होने के बाद यहाँ पे कंपनी रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बनने का तैयारी कर रहा है। पैटर्न वो किस तरीके से बनाएगा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे शोल्डर बना, फिर से क्या बना, यहाँ पे एक फिर से एक शोल्डर बना। तो 2 बार यहाँ पे शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं और उसके बाद थर्ड टाइम क्या बना, यहाँ पे एक हेड बना। तो यहाँ पे एक हेड बनने जा रहा है और हेड एक लंबा सा हेड यहाँ पे बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है इस लेवल तक हेड बन चुके हैं। अभी मैं इंतजार करूंगा और एक यहाँ पे शोल्डर बने, तो इसको कहा जाएगा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, तो इस पैटर्न बनने के बाद मैं जरूर कुछ डिसीजन यहाँ पे जरूर लेने वाला हूँ। तो एक्सिस बैंक के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत बेहतरीन लगा। क्योंकि 22,800 करोड़ से डायरेक्टली 28,000 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 6,200 करोड़ से अभी भी 6,500 करोड़ देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इसलिए सिर्फ मैं नहीं, एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो एफआईएस हो, चाहे वो डीएस हो, हर कोई इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। वहाँ प्रोमोटर के पास 8% होल्डिंग है, पूरा का पूरा माल इंस्टीट्यूशन उठा के रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स एफआईएस के पास है, क्योंकि वो जानते हैं एक्सिस बैंक एक ऐसे बैंक है जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन दिखा सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।